आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो जिसके यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है, इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स देख रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में हम देख रहे हैं स्टमक को। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइट शो की हुई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो डार्क कलर में हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसे असेंडिंग कोलॉन कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है। और ये वाला जो रीजन है इसे डिसेंडिंग कोलॉन कहा जाता है। यहाँ पर जो रीजन है इसे सिग्मोइड कोलॉन, उसके बाद जो रीजन है उसे रेक्टम, और फिर उसके बाद एनएस मौजूद है। हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की कि लार्ज इंटेस्टाइन के क्या अहम रोल हैं जो वो परफॉर्म करती है। उसमें हम देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हैं। उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है। जब डाइजेस्टेड फूड इसके पास आता है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि हमने बात की है कि जो फूड है वो डाइजेस्टेड आता है। अब डाइजेस्टेड जो फूड आता है उसमें अभी भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हम कहते हैं कि इनडाइजेस्टेबल हैं, क्योंकि जो डाइजेस्ट होने थे वो बाकी ऊपर हो गए। अब जो बाकी मटेरियल यहाँ पर पहुँच रहा है वो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है जो कि कोलॉन में पहुँचता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी ओरल कैविटी से होता हुआ यहाँ पर जो ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर जिसे कि ओसोफेगस कहा जाता है वहाँ से आता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स हैं और 90% वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी जो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है असेंडिंग कोलॉन। तो असेंडिंग कोलॉन का जो फंक्शन है उसको हम सामने देख लेते हैं कि ये क्या करता है। 90% वाटर तो हमने देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो बाकी वाटर है उसके अलावा हम देखते हैं कुछ और जो न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं एब्जॉर्ब होने से, ये क्या करता है, ये उन न्यूट्रिएंट्स को जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है उसमें से एब्जॉर्ब करता है। जब ये वाटर को और जो अब कुछ न्यूट्रिएंट्स रह गए थे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद जो वहाँ पर मटेरियल मौजूद है वो सॉलिडिफाई फॉर्म में आ जाता है, और फिर उसको स्टूल या फिर उसे फीसिस कहा जाता है। ये तो था लार्ज इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन। अब साथ में हम देख लेते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल या दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स। प्रोडक्शन यानी कि वाइटामिन्स वहाँ पर प्रोड्यूस भी होते हैं। अब अगर वाइटामिन्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो किस तरह से हो रहे हैं उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि जो कोलोन है उसके पास ख़ास किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद हैं, और ये जो है ये गुड बैक्टीरिया है, यानी कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी गट को और कुछ ख़ास किस्म के वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम साथ में देख लें कि ये कौन से वाले वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के, विटामिन बी, इसके अलावा बायोटिन। ये सारे के सारे जो विटामिन्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कोलोनिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये कोलोन में रह रहे हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं कोलोनिक बैक्टीरिया। अब ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन होती है, तो हम देखते हैं कि ये वाले जो विटामिन्स हैं फिर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये एब्जॉर्ब करके कहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, ब्लड में पहुँचाए जाते हैं, ताकि ब्लड के ज़रिए से जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है इन्हें वहां तक पहुंचाया जा सके। अब हम देख लेते हैं साथ में इसका थर्ड फंक्शन, जो कि हमने बात की थी कि इसके जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो थर्ड है वो है रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी कि ये क्या कर रहा है, एसिडिटी को रिड्यूस कर रहा है। इसके अलावा इन्फेक्शंस वहाँ पर ना हो, इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है यानी कि जो फीसिस है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब फूड जो कि स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई आ रही है उसके अंदर एसिडिक मटेरियल मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने अपनी जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया था कि जो
स्टमक है, हमारा मैदा है, वो कंसनट्रेटेड HCl प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। अब वो जो एसिडिटी होगी उस मटेरियल में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोसा है वो बाइकार्बोनेट्स रिलीज करता है ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और एसिडिटी किस वजह से होती है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऊपर फैटी एसिड्स बन रहे हैं और डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से, जो कि पहले स्टमक और इंटेस्टाइन से ऐड हो रहे हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। अब हम अपने सामने एक और फिनोमेना को देख लेते हैं। जब फूड मटेरियल या फिर हम देखते हैं जब वो डाइजेस्ट हो गया है और उसमें अब वो किस फॉर्म में आ गया, इनडाइजेस्टिबल फॉर्म, और उसमें से भी हमने देखा था जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे स्टूल या फिसिस कहा जाता है। जब स्टूल जो है वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ स्टूल है वो वहाँ पर मौजूद जो टिश्यूज़ हैं, यानी कि हम कहेंगे कि जो रेक्टम में मौजूद टिश्यूज़ हैं उनको डिस्टेंड करती है, उनको स्ट्रेच करते हैं। जैसे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का भी हम सिग्मॉइड कोलोन, उसके बाद रेक्टम वाला एरिया जो इसे लार्ज करके देख रहे हैं, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टू मेन जो स्पिंक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एनल केनाल के डेफिकेशन रिफ्लेक्स में। उसमें हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वन है वो कौन से होते हैं। फर्स्ट जो है उन्हें इंटरनल एनल स्पिंक्टर्स कहा जाता है, और ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री कौन से वाले मसल्स होते हैं, वो वाले मसल्स जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, इन्हें हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकते। और जो सेकंड है उन्हें एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स कहा जाता है, और ये वाले जो मसल्स हैं ये वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री का मतलब है कि ये वो हैं जिन्हें कि हम अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं हमारे, यानी कि हम खुद से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल स्पिंक्टर्स हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, जैसे कि यहाँ पर, और ये जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स हैं ये क्या है, इन्हें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिकेशन रिफ्लेक्स की अगर बात करें कि कब होता है, तो हम देखते हैं कि ये तब होता है जब इंटरनल एनल स्पिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो हैं, इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, कि ये वाले जो हैं जब ये रिलैक्स करते हैं और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसे क्या होता है कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। लेकिन जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एडल्ट्स हैं उनका कंट्रोल होता है, यानी कि वो थोड़े टाइम के लिए डेफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं जब वो एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स जो हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। क्योंकि हमने बात की थी कि ये वाले जो हैं ये हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से जो फीसिस हैं वो पीछे की तरफ पुल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको रिलैक्स कर दें तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल स्पिंक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट करें, ये रिलैक्स करें, तो जो स्टूल और फेसेस जो है जो कि यहाँ पर मौजूद थे, एक पेरिस्टाल्टिक वेव आती है और उस वेव से ये क्या होते हैं कि ये जो फीसेस और स्टूल है ये यहाँ से पास करते हुए बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं। ये तो हमने देखा डेफिकेशन रिफ्लेक्स इन एडल्ट्स, और अब अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका डेफिकेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और उसमें क्या होता है, ऑटोमेटेड एम्पटिंग होती है लोअर बाउल की, यानी कि वो खुद से जो अपनी एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे अभी उनका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता इन मसल्स के ऊपर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इनको जो स्पिंक्टर्स हैं, यानी जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स हैं, इनके ऊपर कंट्रोल सीख जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।